हेलो, नमस्कार दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए साइंस के प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में कितने डिग्री के कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में की स्थिति क्या होगी? तो ऑप्शन ए 30 डिग्री से अधिक स्थिति, ऑप्शन बी 30 डिग्री से अधिक स्थिति नहीं होगी, ऑप्शन सी 30 डिग्री से कम स्थिति नहीं, ऑप्शन डी 30 डिग्री से कम स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 30 डिग्री से कम स्थिति। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है, ऑप्शन बी ग्लूकोज जल में अविलेय होता है, ऑप्शन डी सी निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित होता है, ऑप्शन डी स्टार्च जल में विलेय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस अपक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए अपशिष्ट उत्पादों का राजधानियों में संग्रह, ऑप्शन बी कुछ अपशिष्टों का मिट्टी में निष्कासन, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन, ऑप्शन डी पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर अल्ट्रावायलेट विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ओजोन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में किसकी स्थिति की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए आइसोडाइफर का, ऑप्शन बी समस्थानिक का, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक का, ऑप्शन डी समभारिक का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी समस्थानिक की क्या है? मेंडेलीव का आवर्त नियम व्याख्या नहीं करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक प्रकाश किरण एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से गुजरती है। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी का पालन करते हुए PQ क्या होगा? तो यानी हमें इसका फोकस पूछ रहा है। इसका एक सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू 2EF होता है। ठीक, इसमें हमें वक्रता त्रिज्या दिया है R, तो इसमें हमें F का मान निकालने के लिए हम 8 में हम 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा -4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ए यानी -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। X एक जलीय विलयन है जिसका pH मान 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन ए प्रबल क्षारीय प्रकृति, ऑप्शन बी दुर्बल क्षारीय प्रकृति, ऑप्शन सी उदासीन प्रकृति, ऑप्शन डी प्रबल अम्लीय प्रकृति। जब विलयन में का मान किसी विलयन का मान जब 7 से कम होता है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और जब किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रबल अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 0.03%, ऑप्शन बी 0.3%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 21%। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है? अम्ल और क्षारक के बीच अपक्रिया करके लवण और जल बनाने को उदासीनीकरण अपक्रिया के रूप में जाना जाता है। कथन 2 क्या कह रहा है? कथन 2 में है कि उदासीनीकरण अपक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है: अम्ल प्लस क्षार एरो लवण प्लस जल। यानी किसी अम्ल का जब क्षार से अपक्रिया कराते हैं तो हमें जल और लवण बनता है। तो इसका ऑप्शन दिया है कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। ऑप्शन बी दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? ऑप्शन ए मूत्र मार्ग, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी श्वसनिका, ऑप्शन डी मूत्राशय। तो मानव सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वक्रता केंद्र की फोकस से दूरी कितनी होगी? ऑप्शन ए 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। धावन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए नीला थोथा, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी हरा कशिश, ऑप्शन डी सुहागा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी सुहागा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 5 एम्पियर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति हमें बताना है। तो शक्ति का सूत्र होता है P इक्वल टू V इंटू आई होता है। क्या होता है? V इंटू आई होता है। हमें शक्ति बताना है। वोल्टेज कितना दिया है? 12, धारा कितना दिया है? 5 एम्पियर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 60 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 वाट हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलक्षणीकर्ताओं को सुमेलित कीजिए। पहला है सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, दूसरा है उपधातु कौन सा है, तीसरा सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्व कौन सा है, फोर सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फिफ्थ सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा। हमें इस सारणी को मिलान करना है। तो सबसे छोटा परमाणु क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। सबसे छोटा परमाणु क्या हो जाएगा? लिथियम, यानी 1 का ई के साथ हो जाएगा। उपधातु कौन सा है? तो उपधातु का मिलान हम करेंगे सिलिकॉन के साथ। तो सिलिकॉन मेरा कहाँ पे है? दूसरे का सी के साथ। सबसे धात्विक प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ए, यानी सीजियम हो जाएगा तीसरे का ए के साथ। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन। तो 4 का बी के साथ मिलान करेंगे। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो जाएगा? 5वें का डी के साथ, यानी आयोडीन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है? इसमें मैं बताना 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन इस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए टरबाइन, ऑप्शन बी कूलर, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी मोटर जो है इस सिद्धांत पर काम करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को अपवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी गुनी हो जाएगी? ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 6 गुनी, ऑप्शन सी 3 गुनी, ऑप्शन डी 9 गुनी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 9 गुनी हो जाएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में किस जीव की अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पे है? ऑप्शन ए काले हिरणों की, ऑप्शन बी एक सींग वाले गैंडों की, ऑप्शन सी गौरैयों की, ऑप्शन डी गिद्धों की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? गिद्धों की, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित द्विविस्थापन अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। एक समीकरण दिया गया है 2NaOH प्लस CuSO4 एरो X प्लस Na2SO4। हमें यहाँ x का मान बताना है कि x की जगह पे क्या हम रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी CuOH का होल टेस्ट, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ पर रखेंगे। द्विविस्थापन अपक्रिया में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति हमें बताना है। तो शक्ति का सूत्र होता है क्या? P बराबर V इंटू आई, यानी वोल्टेज गुणे धारा। तो इसका हमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 0.2, यानी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.8 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कथन एक कह रहा है इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है। कथन 2 क्या कह रहा है? इसमें मृदु लौह कोड प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए केवल एक सत्य है, ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सत्य है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इनमें से कौन सा CH3OH यौगिक का अगला समजातीय सदस्य होगा? ऑप्शन ए C2H3OH, ऑप्शन बी C3H5OH, ऑप्शन सी C3H7OH, ऑप्शन डी C2H5OH। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी C2H5OH हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नांकित चित्र में दो पौधों के बीच के संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पे। ऑप्शन ए लाल रंग ही प्रभावी है, ऑप्शन बी लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते हैं, ऑप्शन सी लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है, ऑप्शन डी हरा अप्रभावी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी यानी लाल और हरा दोनों ही प्रभाव हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए बायोमास, ऑप्शन बी लावा स्तर, ऑप्शन सी वाष्प मुख, ऑप्शन डी उषोत्सव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बायोमास जो है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं? ऑप्शन ए अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर, ऑप्शन बी शुक्राणु उत्पादन को अवरुद्ध करके, ऑप्शन सी यूगुनज को नष्ट करके, ऑप्शन डी रजोधर्म को रोक के। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोक कर, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि साथियों आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।